तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि परिवार बहुत छोटा सा है, इसको प्लीज़ बड़ा करने में मेरा सहयोग करें ताकि हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को सचेत कर सकें, सजग रह सकें, सतर्क रह सकें, क्योंकि पता नहीं लगता परेशानियाँ कहाँ से आ जाती हैं, कैसे आ जाती हैं। इसलिए सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सच में बहुत ईगरली वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का, ताकि मुझे पता लगे कि कहीं मैं कोई कमी तो नहीं छोड़ रही हूँ। क्या मेरी जो कहानी है, जो मैं वारदात आपको बताती हूँ, वो सही तरीके से बता पाती हूँ? इन सब में मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर सहयोग करेंगे और इस परिवार को बड़ा करने में तो बहुत मदद की ज़रूरत है आप लोगों की। आज की कहानी जो है, क्या ही कहें, कहते हैं ना, क्राइम कभी ये देखकर नहीं आता कि वो बड़ी जगह पे है, छोटी जगह पे है। क्राइम क्राइम होता है, वो किसी के भी दिमाग में आ सकता है। तो मेरा तो मतलब और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं क्राइम को सिर्फ बताना नहीं है, क्राइम को बचाना भी है। तो वीडियो के अंत में आपको ज़रूर टिप्स दूंगी कि इन कहानियों से हम क्या सीख ले सकते हैं, इन वारदातों से हम क्या सीख ले सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी वीडियो में कहा है, क्राइम हो चुका है, अब उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन उससे हम क्या सबक ले सकते हैं, ये वीडियो के लास्ट में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इससे हम सब एक सबक लेके एटलीस्ट बच सकते हैं, क्योंकि किसके दिमाग में क्या है कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है ये है 12 मई 2023 की, आज से लगभग 10 दिन पहले की। राजस्थान की कहानी है ये। राजस्थान में एक जगह लगती है बाड़मेर, और बाड़मेर में ही एक पुलिस थाना है बाखासर। बाखासर पुलिस थाने की ये घटना है। उस पुलिस थाने में एक सेंधाराम नाम का युवक जो है वो पहुंचता है और पुलिस वालों को बताता है कि उसका जो भाई है, वो भाई लगभग 2 दिनों से लापता है, 2 दिनों से घर भी नहीं आया है और उसका पता नहीं चल रहा है कि साहब वो है कहाँ पर। पुलिस वाले जब पूरी पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, तब वो बताता है कि जो उसका भाई है गोखला राम अहमदाबाद में नौकरी करता होता है, तो वो छुट्टियों पर आया हुआ था। तो उसका जाने का समय हो रहा था, तो वो अहमदाबाद का कहकर निकला है। लेकिन अभी उसके वहाँ जो मालिक हैं, जहाँ पर वो काम करता है, उनका फ़ोन आया और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे गोखलाराम पहुँचा ही नहीं है। तो हमें चिंता हो रही है। तो वो उसका भाई कहता है कि उसको चिंता हो रही है कि आखिर उसका भाई है कहाँ पर। फिर पुलिस वालों को कहता है कि साहब आप ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू करते हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक इंसान अहमदाबाद के लिए जा रहा होता है और अहमदाबाद नहीं पहुंचता है और पता नहीं कहाँ है, लापता है। बहुत अपने इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो गोखलाराम का जो नंबर है वो निकलवाते हैं और उसकी सीडीआर निकलवाते हैं, और जो उसका लोकेशन होता है और जो उसकी मूवमेंट होती है फ़ोन की, वो सारी डिटेल्स जो है वो निकलवाते हैं। तो उन्हें एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आती है कि गोखलाराम अहमदाबाद के लिए निकला है कहकर घर से, लेकिन वो अहमदाबाद नहीं गया। वो अहमदाबाद ना जाके सांचेर एक जगह है, तो वहाँ से बस पे एक जाता है सांचेर, सांचेर से डीसा, डीसा से पालमपुर, और पालमपुर से माउंट आबू की तरफ उसका बस का जो उसका फ़ोन का लोकेशन है वो मूव करता है। तो उनको भी समझ नहीं आता, वो चौंक जाते हैं कि आखिर पालमपुर माउंट आबू की तरफ वो क्यों जाएगा, जब वो घर से ये कहकर गया है कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। अब वो इस बात पर भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आखिर क्या माजरा है, पर उनको समझ नहीं आता। अब इसके बाद दोबारा से फिर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है
अब क्या करते हैं, वो घर वालों के नंबर निकलवाते हैं और घर वालों के नंबर्स की सीडीआर निकलती है। तो घर वालों में बाकी सबके जो सीडीआर होती हैं वो बिल्कुल क्लीन होती हैं, लेकिन उसकी पत्नी थी मांगी देवी। जब मांगी देवी की सीडीआर निकलती है तो वो देखते हैं कि मांगी देवी इस ड्यूरेशन में, जिस दिन से उसका जो गोकुला राम है पति, वो घर से गया है, उस दिन से मांगी देवी जो है वो एक शख्स से बहुत ज़्यादा बात कर रही है, बहुत फ्रिक्वेंटली बात कर रही है। और फ्रिक्वेंटली तो ठीक है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में बात कर रही है। और ऐसा तभी होता है जब हम किसी रिश्ते में होते हैं और बहुत क्लोज रिलेशन होता है। जैसे कि माँ बेटियों में, जब बेटियां ससुराल चली जाती हैं तो अपनी माँ से वो घंटों घंटों बात करती हैं, समझ में आता है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा बॉन्ड हो, बेस्ट फ्रेंड्स हों, तब भी समझ में आता है। उनके में भी बॉन्ड बहुत होता है तो वो भी आपस में घंटों घंटों बात करते हैं, तब भी बात समझ आती है। लेकिन चूंकि बहुत, अब आप देखिए ना कि एक राजस्थान का एक बिल्कुल गांव, वो भी रेगिस्तानी गांव, जहाँ पे मतलब जो लोग हैं वो बहुत बिरले रह रहे हैं, ज़्यादा घनी आबादी नहीं है, बिरली आबादी है, वहाँ पर रह रहे हैं, बहुत ही देसी माहौल है। और वहाँ पर एक लेडी जो कि मैरिड है, वो किसी एक मेल से बात कर रही है, और वो भी इतना फ्रिक्वेंटली और इतना लॉन्ग ड्यूरेशन में। तो पुलिस वालों को यहाँ पे ये बात जो है वो हजम नहीं होती है कि आखिर इतना लॉन्ग ड्यूरेशन में बात क्यों हो रही है। तो जब वो निकलवाते हैं कि आखिर वो बात किससे कर रही थी, तो वो उसी जो ये बाखासर एरिया है, उसी के एक शख्स पन्ना राम से उसकी बहुत ही लगातार बात हो रही थी, और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन में। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्मार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि देखो पुलिस वालों को पता होता है कि क्रिमिनल को पकड़ना कैसे है और क्राइम को सॉल्व कैसे करना है। तो वो क्या करते हैं, वो मांगी देवी को वो कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, पन्ना राम कॉल ड्यूरेशन निकालते हैं, सीडीआर निकलवाते हैं, उसकी लोकेशन फ़ोन की निकलवाते हैं। और जब लोकेशन फ़ोन की निकलवाते हैं तो वो चौंक जाते हैं। यहाँ पे जो पन्ना राम है, पन्ना राम के फ़ोन की लोकेशन वही जो एरिया होता है सांचौर के बाद डीसा के बाद पालमपुर, और पालमपुर के बाद माउंट रोड की तरफ, उसका भी सेम लोकेशन मूव करता है। और यहाँ पे वो एक चीज़ और भी मैच करते हैं कि जिस टाइम पर जो गोकुल राम का जो कॉल ड्यूरेशन वो सांचौर से डीसा से पालमपुर से माउंट की तरफ मूव करता है, सेम उसी टाइम पर ये पन्ना राम का भी फ़ोन लोकेशन उसी एरिया में मूव करता है। तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आती है और वो इस चीज़ को लेकर बड़ा चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो वो क्या करते हैं, अब टाइम ना लेते हुए, अब यहाँ पे एक बात और भी आती है कि पन्ना राम को जब जाते हैं तो पन्ना राम अपने घर पर होता है, लेकिन गोकुल राम को पता ही नहीं होता, वो लापता है। तो यहाँ पर पुलिस वालों को समझ में चीज़ें आ जाती हैं और वो क्या करते हैं, पन्ना राम को उठाते हैं। शुरुआती में तो पन्ना राम जो है वो गोल गोल चीज़ों को घुमाता है, लेकिन पुलिस वाले होते हैं और जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो उनको बहुत सारे तरीके आते हैं। वो एक तरीके पर नहीं, वो 100 तरीक़ों पर काम करते हैं। तो थोड़ी सी ही मशक्क़त करनी पड़ती है और पन्ना राम टूट जाता है। और यहाँ पर पन्ना राम बताता है कि जो गोकुल राम की वाइफ है मांगी देवी के साथ उसका रिलेशन होता है और मांगी देवी के साथ वो शादी करना चाहता है। तो उनका प्लान यही होता है कि जो गोकुल राम को रास्ते से हटाते हैं और उसके बाद मांगी देवी से शादी करके वो अपना घर बसाना चाह रहा था। उस चीज़ में होता क्या है कि चूँकि वाइफ को अपने हस्बैंड की एक एक मूवमेंट का पता होता है, उसको पता होता है कि किस दिन जाना है, किस समय पर जाना है। तो वो ये सारी खबरें जो हैं वो पन्ना राम को दे देती है, हर मोमेंट पर वो दे रही होती है कि कब वो घर से निकलेगा, कहाँ से कैसे होते हुए वो जाएगा। तो जब
पन्नाराम अपने घर से निकलता है और सांचौर पहुंचता है, तो सांचौर में ऑलरेडी पन्नाराम अपनी गाड़ी लेकर खड़ा होता है। और जब उससे पूछा जाता है तो नहीं पता कि उन्होंने क्या उसको झांसा दिया, लेकिन पन्नाराम जो गोकुल राम है, गोकुल राम पन्नाराम की गाड़ी में बैठ जाता है। बैठने के बाद उसको वो एक ड्रिंक देते हैं जिसमें बेहोशी की दवा होती है। वो ड्रिंक लेता है और बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो साथ के साथ ही उसका गला घोंट देते हैं। और गला घोंटने के बाद फिर वो गाड़ी को डीसा लेके जाते हैं, डीसा से पालमपुर और पालमपुर से माउंट आबू। माउंट आबू में बॉडी को, क्योंकि वहाँ पे खाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा, हिली एरिया है, तो वो माउंट आबू में उसको डिस्पोज कर देते हैं बॉडी को। इस वजह से कि यहाँ पे वैसे भी जंगली जानवर बहुत ज़्यादा हैं, तो उस बॉडी को खा जाएंगे तो उनको, पुलिस वालों को बॉडी नहीं मिलेगी, पता ही नहीं चलेगा कि आखिर गोकुल राम के साथ हुआ क्या है। और बॉडी जब पता नहीं चलेगी तो उसके बाद फिर ये जो अपना पन्नाराम है, पन्नाराम उसका मांगी देवी के साथ अपना घर बसा लेगा। अब यहाँ पे पन्नाराम अकेला नहीं होता है गोकुल राम के मर्डर में। पन्नाराम का एक दोस्त भी होता है जो पन्नाराम की मदद करता है गोकुल राम के मर्डर करने में। और वो पूरी मदद करने के बाद बॉडी को डिस्पोज कर देते हैं, टॉक कर देते हैं। और जिस जगह पर जो पन्नाराम है वो बताता है कि मैंने इस जगह पर बॉडी को गिराया था, फेंका था, उस जगह पर जब पुलिस जाती है तो वहाँ पर चिथड़े, मतलब एक ये देखिए कि गली सड़ी सी, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन हो चुके होते हैं। और चूंकि 3 दिन इन्वेस्टिगेशन को FIR होने में लग जाते हैं, उसके बाद 3-4 दिन उनको भी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं, तो ऑलरेडी 5-6 दिन की जो बॉडी है वो सड़ी गली हो चुकी होती है। गर्मियों के दिन है, उन्हें बॉडी मिलती है और बॉडी के जो उनके कपड़े के चिथड़े वगैरह जो भी मिलते हैं उनके बिना पे वो आते हैं। और जब उसके भाई से इन्वेस्टिगेट करवाते हैं तो भाई जैसे उनके कपड़े और बाकी सारा सामान जब देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये उसी का भाई है, गोकुल राम। और पुलिस वालों की भी यहाँ पे मैं तारीफ करूँगी कि पुलिस वालों ने महज 4 दिनों में इस केस को सॉल्व कर दिया। उसके बाद फिर मांगी देवी को गिरफ्तार किया जाता है और मांगी देवी से पूछा जाता है तो सेम मांगी देवी का भी यही बयान होता है कि हुआ इस वजह से था। अब इसके बाद अब पुलिस रिमांड में है दोनों। अब चार्जशीट जो है वो दाखिल होगी, उसके बाद केस जो है वो कोर्ट में जाएगा। क्या पनिशमेंट मिलता है, लेट्स सी, आगे आपको अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाद संबंध, ठीक है, आपकी अपनी ज़िंदगी है। आज हम बहुत ये कहते हैं ना मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप कैसे जीना चाहते हैं आप बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन उसके लिए किसी और की ज़िंदगी को तबाह करना कहाँ की समझदारी है। यहाँ पर एक सिंपल सा काम किया जा सकता था, मांगी देवी अपने हस्बैंड को छोड़ देती, गोकुल राम को छोड़ के आप दूसरी शादी कर सकते हो, क्या होता है, समाज है बोलेगा, नो डाउट। लेकिन उसके बाद अगर आपने करना ही है, जब आपने ठान ही लिया है कि हाँ भाई आपने ऐसा स्टेप लेना है, तो उसमें लीजिए ना। फिर कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता ये सब मायने नहीं रखता। लेकिन अपनी खुशियों के लिए और किसी को पता भी ना चले, ये सोचने वाली बात है कि दिमाग देखिए, एक बिल्कुल ही सिंपल फैमिली, बिल्कुल ही गरीब परिवार, और उसके बाद उनके दिमाग में देखिए कहाँ कहाँ से ख्याल आते हैं कि किसी को पता भी ना चले और हम अपने रास्ते साफ भी करते चले जाएं। ऐसा हो सकता है? कोई बताए, क्राइम जो करने का तरीका आप एक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको पकड़ने के हजारों तरीके होते हैं। आप दिमाग लगाते हैं कि हम ऐसे करेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन आज तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई, आज तक जितने भी केसेस हुए हैं, आप खुद बता दीजिए कहाँ ऐसा हुआ है कि पुलिस वालों ने ना पकड़ा हो।
बहुत ही रेयर होता है। लेकिन सिंपली आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी इतना तरक्की कर गई है कि मतलब पकड़ना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी लोगों को समझ नहीं आता, उसके बाद भी हमें ये समझ नहीं आता कि क्राइम कहाँ का सोल्यूशन है। आप अपना डिसीजन लीजिए और अपना रास्ता नापिए, कम से कम उस इंसान को तो बचा रहने दीजिए जिसकी कोई गलती ही नहीं है, जिसको तो पता भी नहीं है। उसको तो शायद पता भी नहीं होगा कि आखिर उसके पीछे चल क्या रहा है, और उसको सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि आपकी अपनी खुशी, आपको अपनी खुशी चाहिए और खुशी के आड़े आ रहा है वो। और उस कंडीशन में एक वाइफ को देखिए, हम इंसानियत से परे कैसे हो सकते हैं। और एक बीवी को देखिए कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए वो अपने हस्बैंड जिसके साथ वो शादी करके घर आई है, कुछ लम्हे कुछ पल तो गुजारे होंगे, उसको आप मरते हुए कैसे देख सकते हो। इतना आपका दिमाग कठोर हो जाता है, इतना आपका दिल कठोर हो जाता है कि किसी को मारते हुए आपका एक बार आत्मा अंदर से कचोटती नहीं है। अब एक बार सोच कर देखिए कि लोग कैसे कैसे क्राइम कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि जब कभी भी आपको कोई डिसीजन लेना है तो स्ट्रांगली डिसाइड कीजिए, लेकिन किसी को हार्म ना पहुँचे, खासकर फिजिकल हार्म तो बिल्कुल भी नहीं। ये मरना मारना ये सब चीज़ें बेबुनियादी हो जाती हैं। तो दोस्तों बचिए, और मैं यही कहना चाहूँगी कि सतर्क रहिए, सचेत रहिए, क्योंकि मेरा मकसद बताना नहीं, बचाना है। जो हो गया वो हो गया, उसके आगे का क्या, सिर्फ यही सोचना चाहिए और यही होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक स्टोरी। और फिर वही शिकायत है कि आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके कमेंट्स पढूं, मैं आपके सजेशंस पढूं, मुझे अच्छा लगेगा। अगर कोई चाहता है कि बर्थडे एनिवर्सरीज विश करना, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विश, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई वारदात के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।